मॉक टेस्ट हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर माना जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि हमारे पास में एक मॉक टेस्ट के लिए परफेक्ट और राइट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस किसी भी एग्जाम्स को अगर आप दे रहे हो तो आप क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। मैं आपके साथ वो स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो मैंने खुद अपनी जर्नी के दौरान इसको यूज किया था और इस चीज ने मुझे हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। और आज की इस वीडियो में ये सारे के सारे पॉइंट जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं, फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम प्रेशर, कॉन्फिडेंस लेवल, एक्यूरेसी को हाई रखना और अपने जो मॉक टेस्ट आता है उसमें जो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके जो आते हैं उनको किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे उसका एनालिसिस करना चाहिए और कैसे एनालिसिस के बाद का आपको पोस्ट वर्क करना चाहिए, बुकमार्क क्वेश्चंस के साथ आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, कंप्लीट हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दिस इज मी दीपेंद्र सिंह शक्तावत एंड दिस आर माई प्रोफाइल, दिस इज माई स्कोर्स। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ में। दोस्तों, आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर पर कर पाओगे अपने एग्जामिनेशंस के अंदर। मॉक टेस्ट का असल मायने में मतलब क्या होता है, पहली चीज तो ये आती है। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जितनी भी आपने प्रिपरेशन करी है, जितना भी अच्छा आपका माइंड सेट है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आप कैसे प्रेशर को हैंडल करते हो, कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो, किस अप्रोच से करते हो, कितना समय देते हो क्वेश्चन के ऊपर, ये सारी की सारी एक आपको मिरर, एक आईना दिखा देता है आपका मॉक टेस्ट कि आप एक्चुअल में कितने पानी में हो और आप कहां पर लाई करते हो, आपको किन किन चीजों के ऊपर अभी और वर्क करने की जरूरत है और किस डायरेक्शन में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि हमारी कोई भी स्ट्रेटेजी होती है वो आप हमेशा फ्लेक्सिबल बनाइए, क्योंकि जब भी आपके पास एग्जाम्स होगा तो आपके पास में एग्जाम कैसा भी आ सकता है, इजी, डिफिकल्ट, टफ या किसी भी तरीके का आ सकता है। तो आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आपको अगर एक सेक्शन आपका जैसे कि जीके बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन उस दिन आपका एग्जाम के दिन जीके बहुत ज्यादा टफ आ गया, तो आपकी स्ट्रेटेजी मॉडिफाई हो जानी चाहिए कि आपको जीके में जितना हो सकता है उतना तो लेकर आना ही है, आपका पर्सनल बेस्ट, प्लस आपको और ज्यादा मेटिकुलसली फोकस करना होगा कि आपके बाकी के 3 सेक्शंस के अंदर आपका बिल्कुल नंबर ना कटे। ठीक है, तो आपको अपने एग्जाम्स के स्कोर को और मॉक टेस्ट के स्कोर को ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, आपको अपना पर्सनल बेस्ट देना आना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने रखूंगा। एक स्मार्ट स्टडी क्या होती है, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपको पता होगा दोस्तों। प्रीलिम्स के अंदर हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, सभी सेक्शन चाहे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी के 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस सभी के अंदर देखने को मिलता है कि मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है वहां के 25 क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। वहीं अगर आप जीके को देखोगे तो वहां पर आपके जो होता है काफी कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आपको ये समझना होगा कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। कोई भी क्वेश्चन इजी, डिफिकल्ट या टफ आपको अगर आता है आपके सामने तो आपका माइंड सबसे पहले यही जाना चाहिए कि मुझे इजी क्वेश्चंस में मैक्सिमम अपने मार्क्स को इंक्रीज करने हैं। इजी क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज यही होती है। डिफिकल्ट क्वेश्चन एक छूट जाए चलेगा, है ना, क्योंकि आप जो वो डिफिकल्ट एक क्वेश्चन है वो लगभग आपके 1.5 से 2 मिनट लेकर जाएगा और उतनी ही देर में अगर आप मैथ्स के इजी क्वेश्चंस करोगे तो लगभग आप 3 क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको अपने एग्जाम्स में ध्यान रखना है कि सबसे पहले इजी, फिर उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस, फिर आपको अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाना है। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या सीक्वेंस रखना है, पर उससे पहले आपको अपना पर्सनल बेस्ट देना है, आपको डेली इंप्रूवमेंट करना है। मॉक टेस्ट का मतलब ही यही है दोस्तों, जितनी गलतियां करनी है गलतियां कर लो, जितनी गलतियां करनी है कर लो। गलतियां करने के बाद डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि खुश होना है कि अच्छा हुआ मैंने ये गलती यहां पर ही कर ली, अब मेरे पास में समय है कि मैं इस गलती को सुधार सकता हूं। पता चलता है कि यही वाली गलती आप एग्जाम्स के अंदर कर देते तो आपको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। तो गलती करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलती को सुधारना आपको आना चाहिए, गलती को आपको दोबारा रिपीट करना नहीं आना चाहिए, वरना गलती करना जो हो जाएगा वो आपकी मूर्खता बन जाएगा जब आप उस गलती को दोबारा से रिपीट करते हो। तो ये एक छोटी सी चीज है जो आपको समझनी होगी। ये मॉक टेस्ट आपका एक मिरर हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन को दिखाने का कि आपको किस तरीके से आप कितना लाई करते हो। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे दोस्तों अपनी इस जर्नी को। उससे पहले मैं एक छोटा सा बता देता हूं, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद अप्लाई करी थी। मेरे एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर 162 मार्क्स थे, जो कि रॉ स्कोर था। उस समय के हिसाब से काफी अच्छा स्कोर था वो।
2017 जो सीजीएल था उसमें 165 का स्कोर था, काफी अच्छा स्कोर तब भी था, डिसेंट स्कोर था, रो स्कोर था। 2018 के अंदर जब नॉर्मलाइजेशन आया तब भी मेरा स्कोर 182 था। मतलब ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए हमेशा काम आई है। मैंने सीपीओ भी दिए, मैंने सीएचएसएल भी दिए, 160 165 वहां पर भी मैंने हमेशा अचीव किया। बट मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सीजीएल के लिए बता रहा हूँ। अभी सीएचएसएल का एग्जाम आपके सर के ऊपर है, तो ये स्ट्रेटेजी आपके बहुत ही काम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हमारे इस एग्जाम के आज मॉक टेस्ट के बारे में कि हमें किस तरीके से अपना सारा का सारा ध्यान इसके ऊपर रखना है। सबसे पहले बात करेंगे हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे उसकी एक प्लानिंग मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये और आपका जो सीक्वेंस ऑफ अटेम्पटेशन है ये दोनों आपका कंबाइन है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ अटेम्पटेशन गलत होगा तो टाइम मैनेजमेंट आपका ऑप्टिमम नहीं हो पाएगा, आप एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे सब्जेक्ट वाइज की कि सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा और मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे पहले आपको रीजनिंग सब्जेक्ट उठाना चाहिए। आप बोलोगे सर रीजनिंग ही क्यों, जीके इंग्लिश मैथ्स क्यों नहीं? तो रीजनिंग होता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग, अगर चारों सब्जेक्ट में से कोई है तो वो आपके पास रीजनिंग है, जहां पर आप 50 में से 50 नंबर ला सकते हो, बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब यहाँ पर आपके पास टाइम कितना हो जाएगा, तो आपके पास में इसको टाइम देना चाहिए आपको मॉक टेस्ट के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द पेपर। ऑल थिंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन द पेपर कि 10 से 15 मिनट आपको इस मॉक टेस्ट में रीजनिंग सेक्शन को देना है, सबसे पहले देना है। क्यों देना है? क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप सबसे पहला सब्जेक्ट सबसे ज्यादा नंबर के साथ में कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बूस्ट हो जाएगा और आपको काफी अच्छा बेहतरीन फील होगा और यहाँ पर ही बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप 100% एक्यूरेसी को आप अचीव कर पाओ। यही एक एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो हाईएस्ट स्कोरिंग है। तो पहला सब्जेक्ट आपको ये करना चाहिए, रीजनिंग करना चाहिए। उसके बाद आप चाहे जीके ले सकते हो, चाहे आप इंग्लिश ले सकते हो। मैं क्या करता था, जीके ले लेता था। जीके के अंदर होता है आपके पास में एक अच्छा स्कोर, अगर मैं बोलूंगा तो आपके पास 30 प्लस का एक स्कोर होता है जो अच्छा स्कोर होता है। यहां पर भी आपके पास में 5 से 7 आपको मिनट्स देने हैं और यहां पर आपको अपनी एक्यूरेसी को जितना हो सकता है उतना हाई रखने की कोशिश करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको कहां जाना चाहिए? इसके बाद जाना चाहिए आपको इंग्लिश सेक्शन के ऊपर। इंग्लिश सेक्शन के अंदर मैं आपको बोलूंगा, वैसे तो आज की इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है, बट फिर भी हम ये लेकर चलते हैं कि कम से कम आपको 45 स्कोर लाना चाहिए और इसका मैंने जो टाइम रखा है वो उसका रखा है मैक्सिमम 8 से 10 मिनट। आप बोलोगे कि सर हम तो इंग्लिश को 5 मिनट में भी कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेपर। अगर हलवा पेपर है हो सकता है आप 5 मिनट में भी कर लो, लेकिन एक मैं आइडियली टाइम लेकर चल रहा हूं 8 से 10 मिनट। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है अपने पेपर के अंदर कि जल्दबाजी में आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, गलत करोगे। वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, इतना आपको टाइम देना है और आपकी एक्यूरेसी यहां पर भी आपकी क्या होनी चाहिए, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी पे आपका खास ध्यान होना चाहिए। अब होगा क्या, इन सेक्शन को 3 आप जब निपटा दोगे तो आपके सामने ये पता चलेगा आपको दोस्तों, क्या पता चलेगा कि आपके पास में अभी 50% टाइम हो चुका है, मतलब 30 मिनट्स का टाइम हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है और इस बीच आपने पूरा पेपर में से पेपर का 75% पेपर आपने क्या कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आपने 75 के 75 क्वेश्चंस किए हों, आपने 72 किए हों, 69 किए हो, ये आपके ऊपर है। बट आपने 3 सेक्शंस खत्म कर दिए हैं, 75% पेपर खत्म कर दिया है। यहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों बूस्ट कर जाएगा कि अभी आपका आधा ही टाइम हुआ है, अभी आपके पास 30 मिनट्स अभी बचे हुए हैं और अभी आपको पेपर कितना करना है, मात्र आपको 25% पेपर करना है। अब यहां पर एक चीज और क्या देखनी है आपको कि 25 क्वेश्चंस मैथ्स के बचे हुए हैं। आपको दिमाग में ये सेटअप रखना है कि मुझे 25 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ 22 और 23 क्वेश्चंस ही करने हैं और विद 100% एक्यूरेसी। में ये नहीं बोल रहा हूं कि 25 में से 25 नहीं करने हैं, लेकिन दिमाग को ये सिग्नल देना है कि मैं सिर्फ 22 और 23 क्वेश्चंस ही करूंगा। इससे क्या मैसेज जाएगा, आपके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। ये वाला जो आप 3 सेक्शंस को आप जब फिनिश कर लोगे आप आधे घंटे के अंदर, तो आपका जो होगा माइंडसेट, आपकी पॉजिटिविटी हाई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, आप अच्छा फील करोगे, एग्जाम प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, चाहे जीके का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ्स का हो। आपको तो नंबरों से मतलब है, आपको वहां पर कोई ऑस्कर अवार्ड नहीं लेना है कि मैंने मैथ्स में 50 में से 50 लेकर आया हूं या फिर मैं सिर्फ रीजनिंग में 50 में से 50 लेकर आया हूं। आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जहां पे आसानी से नंबर मिल रहे हैं पहले उनको बटोरो, उसके बाद में आप वहां पर जाओ जहां पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता होगा। ठीक है,
तो जब आप जीके के अंदर गए थे तो जीके के अंदर आपका टाइम कंज्यूमिंग कम था और मैक्सिमम मार्क्स वहां पर भी आप ले सकते थे। इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, इंग्लिश के अंदर अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पीक्यूआरएस और कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, इनको क्या करना है, आपको देखते ही स्किप कर देना है। 1:3 फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाइए वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देखिए। 1:3 फॉर्मूला आपकी 100% एक्यूरेसी को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। मेंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 1:3 फॉर्मूला यूज किया था अपने मेंस के एग्जाम में 2019 के सीजीएल में, और उनका बहुत अच्छा स्कोर आया भी था, काफी सारे मैसेजेस मुझे मिले थे। आपको क्या करना है, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन या फिर पीक्यूआरएस जो आता है वो देखते ही छोड़ देना है, बाकी आपको इंग्लिश पूरा अटेम्प्ट कर लेना है। जब आपका इंग्लिश का ये बाकी का अटेम्प्ट हो जाएगा और जब टाइम बच जाएगा इंग्लिश का, फिर आपको लास्ट में ये वाली तीनों चीजें करनी है, जहां पर आराम से करना है। यहाँ पर जो होती गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो जहां गलती चांस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, वहां आपको थोड़ा सा टाइम की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो इंग्लिश आपको लास्ट में टाइम बचाकर दे देगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप मैथ्स के अंदर जाओगे। मैथ्स के अंदर क्या होगा, आपका टाइम 75% पेपर हो चुका है, 25% पेपर बाकी है, आधा घंटा बाकी है, माइंड बिल्कुल फ्री है, कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है, एग्जाम के अंदर आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस का और एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, और फिर क्या आपको कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आपको कैलकुलेशंस के अंदर मिस्टेक नहीं करनी है और अपनी एक्यूरेसी को हाई रखना है। क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा मेटिकुलसली पढ़ना है, जैसा कि मैंने बताया, और यहां पर भी आपको वही करना है। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को डिटेक्ट करो, कहां कहां इजी है, उनको पकड़ पकड़ के सोल्व करो। फिर इसके बाद में आप मॉडरेट क्वेश्चंस को सर्च करो, जहां मॉडरेट दिखता है आपसे हो जाएगा उसको करिए, और फिर लास्ट में जो आपके पास टाइम बच जाएगा, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस के अंदर जाइए, उनको सोल्व करिए। अगर वो हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तब भी आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है, आपको तो नंबर लेने से मतलब है, चाहे वो तुक्के से सही हो, चाहे आप सोल्व करके दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंटेलिजेंट गेस लगाना भी आना चाहिए। इंटेलिजेंट गेस से मतलब ये है दोस्तों कि आपको कोई अगर मल्टीपल दिख रहा है, कि आपको क्वेश्चन में 1:3 पूछा है लास्ट में कि 1:3 क्या होगा इस चीज के बारे में, तो आपको साफ साफ क्वेश्चन दिख के पढ़ रहा हो, पढ़ के आपको पता चलेगा कि जो भी होगा वो 3 का रेशियो में ही होगा आंसर। तो 3 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है मुझे, या तो 15 होगा या फिर 45 हो सकता है। बाकी अगर आपको दिख रहा है कि 22 है, एक ऑप्शन में 23 है, तो वो आंसर नहीं होगा। तो 50-50 अगर चांसेस अगर आपके पास में है, तो वहां पर आप रिस्क ले सकते हो, आप तुक्का मार सकते हो। और अगर आपके पास में सीधा मल्टीपल दिख रहा है तो आप सीधा मल्टीपल मार लीजिए, कोई रेशियो लग रहा है तो रेशियो लगा लीजिए। अगर और भी आपका इंट्यूशन बोल रही है कि ये वाला आंसर डेफिनेटली होगा ही होगा, तो आप रिस्क ले सकते हो 50-50% जो आपका केस होगा उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टेशन। एग्जाम प्रेशर आपका मैंने बैलेंस करवा दिया, 3 सेक्शन पहले आपके आधे घंटे में करवा दिया, आधे घंटे में आपका मैंने मैथ्स करवा दिया। एग्जाम प्रेशर बिल्कुल खत्म हो गया। जब एग्जाम प्रेशर खत्म हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। एक्यूरेसी का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी। अब बात आती है हमारे एनालिसिस की। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपके पास में एनालिसिस करना बेहद जरूरी हो जाता है। आपको एनालिसिस कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आती है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है और जरूरत से ज्यादा वहां पर टाइम लग गया, लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन 30 सेकंड्स में हो जाना चाहिए था, बट आपने वहां पर 50 या 55 सेकंड्स ले लिए, तो वो आपका बुकमार्क के अंदर चला जाना चाहिए। उसको आपको दोबारा से सोल्व करना है। उसकी बेटर अप्रोच क्या हो सकती है आपको ये पता करना है। बेटर अप्रोच अगर आपको नहीं आती तो अपने फ्रेंड से पूछिए, जैसे भी पता कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए और आप बेटर अप्रोच के ऊपर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे रॉन्ग हो जाते हैं। अगर क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं तो आपको अगली बार ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए आप वो वाला टॉपिक उठाइए, वो टॉपिक आप बुक में से सॉल्व कीजिए। हर एक, अगर लेट्स सपोज आपके पास टाइम एंड वर्क के आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि वो क्वेश्चन आपको आप कर सकते थे, आपने फिर भी गलत कर दिया, फटाफट से जाइए, अपने आप को सजा दीजिए, पेनल्टी भरिए। पेनल्टी क्या होगी कि आपको कम से कम 20, 30 या 40, 50 जो भी क्वेश्चन आपको सुटेबल लगते हैं जिस टाइप के, वो टाइप आपका जो गलत हुआ है उसके आपको 20 से 50 जो भी आपको ठीक लगता है, लगभग मैं तो ये बोलूंगा कम से कम 30 क्वेश्चंस तो मिनिमम आपको उस पर्टिकुलर टाइप के करने चाहिए। ये पनिशमेंट होगी उस बारे में कि दोबारा आपसे ये वाला रॉन्ग क्वेश्चन ना हो पाए। नया कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो नए क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि नई अप्रोच होगी, नया क्वेश्चन होगा, तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए एक कॉपी के अंदर उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए या फिर उसको बुकमार्क के अंदर डाल दीजिए। अगला मॉक टेस्ट जब भी दोगे उससे पहले सबसे पहला काम ही यही होगा कि नए टाइप के जो क्वेश्चंस थे उनको आप रिवाइज करोगे और आपने जो बुकमार्क क्वेश्चंस किए थे उनको रिवाइज करोगे, ताकि आप दोबारा से गलतियां वो ना करो जो आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट में करी थी।
वरना आपके मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप सेम गलतियां दोबारा करोगे। एक गलती एक बार हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। सिली मिस्टेक्स का खासकर ध्यान रखना है। सिली मिस्टेक सबसे खतरनाक काम होगा अगर आप सिली मिस्टेक करते हो। सिली मिस्टेक मतलब आपको वो क्वेश्चन आता था, उसके बावजूद आपने बेवकूफी में वो क्वेश्चन गलत कर दिया। इससे खतरनाक भूल कोई नहीं हो सकती है, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनालिसिस मैंने बता दिया, कम से कम 1 घंटे का पेपर है, तो आपको मिनिमम 1 घंटे का तो एनालिसिस होना ही चाहिए, और 1.5 से 2 घंटे भी हो जाए तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। जितना मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उसका एनालिसिस। अगर आपको पता ही नहीं चला कि आपने क्या गलतियां करी और क्या नहीं करी, क्या आपका वीक पॉइंट है और क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो फिर मॉक टेस्ट का मतलब ही क्या हुआ, फिर मॉक टेस्ट का पर्पज ही खत्म हो गया है, ठीक है। तो आपको एनालिसिस के ऊपर खासकर ध्यान रखना है। पोस्ट एनालिसिस वर्क मैंने आपको बता दिया है, आपको अपने आप को पेनल्टी देनी है कि मुझे ये क्वेश्चन गलत हुआ था जबकि मुझे आता था, तो अब मैं इसके लगभग 30 से 50 क्वेश्चन जरूर करूंगा। बुकमार्क क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता दिया, सारे क्वेश्चंस को बुकमार्क कर लीजिए। जो जो आपको अलग अलग, किसी में ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई आते हुए गलत हो रहा है, कोई नया टाइप है, अलग अलग करके बुकमार्क्स बना लीजिए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सभी के लिए। और उनको आपको रिवाइज करना है अगले मॉक टेस्ट से पहले। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों का आपको खासकर ध्यान रखना है। आपको मॉक टेस्ट के अंदर अपना पर्सनल बेस्ट अचीव करना है, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि वो दोस्त इतने नंबर लेके आ रहा है, मेरे तो इतने कम आ रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नंबर वही मैटर करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। और मॉक टेस्ट जब आप लगाते हो दोस्तों, तो बहुत ज्यादा टफ मॉक टेस्ट के पीछे नहीं भागना है कि मुझे अपनी तैयारी बहुत ज्यादा टफ के हिसाब से करनी है। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्स आपका 60 मिनट का ही होता है। 60 मिनट के अंदर कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर उसको कैट के क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे तो वो नहीं कर पाएगा, ये आप मान लीजिए। तो एसएससी के ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चन 2 3 5 क्वेश्चन हो सकते हैं डिफिकल्ट हो, तो वहां पर आपको ये भी करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको तो स्किप करना ही पड़ेगा। अगर मैं इसमें फंस गया तो मेरे बाकी के 5 से 6 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये चीजों का आपका पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। जितनी गलतियां करनी है, मैं फिर से दोहराऊंगा, जितनी गलतियां करनी है मॉक टेस्ट के अंदर कर लीजिए। एक गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। पहली बार कोई गलती हो तो खुश हो जाइए कि आपके पास अभी मौका है कि इस गलती को आप सुधार सकते हो सकता है कि यही गलती आपके पास पहली बार अगर एग्जाम में हो जाती तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती। तो गलतियां करना अच्छी बात है, जितनी गलतियां करनी है मॉक टेस्ट में कर लो, एग्जाम्स में आपको वो गलतियां नहीं करनी है। अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करना आना चाहिए आपको एग्जाम्स के हिसाब से, जैसा एग्जाम आएगा वैसा आपको स्कोर करना आना चाहिए। फिर आपको 3 चीजें और है, मतलब कि मैथ्स, रीजनिंग और जीके। मैथ्स, रीजनिंग और सॉरी आपके पास में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट है, यहां पर आपका स्कोर हाईएस्ट होना चाहिए। हाईएस्ट मतलब मैं अगर आपसे बोलूंगा मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस आपके पास जो आपका ये मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश वाला जो पार्ट हो गया, यहां पर आपको लगभग कम से कम 135 टू 140 का स्कोर आपको मिनिमम टारगेट रखना है कि इतना तो लेकर आना है, ठीक है। बाकी फिर डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, मैं आइडली बात कर रहा हूं कि 135 से 140 तो मिनिमम आपको अचीव करना है। फिर जीके के अंदर जितना भी मैं लेकर आऊं वो मेरा बोनस होगा, लेकिन जीके के अंदर भी कोशिश करना है 30 मार्क्स प्लस होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप 25 भी ला रहे हो तो चल जाएगा। कब चलेगा, जब आप 3 सेक्शंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो ये चीज एक प्लानिंग है, आपको ये चीज समझनी होगी और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए दोस्तों। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे। और मेरी जो बताई हुई बातें हैं सबका ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम प्रेशर, कॉन्फिडेंस लेवल और एक्यूरेसी और स्पीड, यही आपके पास में एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है मॉक टेस्ट, जो आपको बहुत अच्छा मार्क्स अचीव कराने में एग्जाम्स के अंदर हेल्प करेगा। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे आप टेलीग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके नीचे है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको जरूर कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।